जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं BPSC TRE4 और बिहार पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग GK GS से संबंधित प्रश्न पर विश्लेषण करने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करके बगल में पड़े हुए बेल आइकन को दबा दें और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है, यानी ऑर्निथोलॉजी जो है वो किसका अध्ययन है? पत्तियों का, हड्डियों का, पक्षियों का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी की, तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन है। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। पत्तियों का अध्ययन जो है ये बोटनी में किया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पत्तियों का अध्ययन किस में किया जाता है? बोटनी में किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ प्लांट। ये बोटनी कहलाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं बोन्स, हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बोन्स, ये कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। इसके अलावे स्टडी ऑफ प्लांट हो गया बोटनी। स्टडी ऑफ स्टोन, स्टडी ऑफ स्टोन जो है इसे हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? पेट्रोलॉजी कहते हैं, यानी चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्ट्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ स्टोन्स या रॉक्स पेट्रोलॉजी, और स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या कहलाता है? बोटनी। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। चलिए जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि पौधों के जड़ों में मृदा से जल का प्रवेश का कारक है वायुदाब, केशिकत्व, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रसरणी दाब कहते हैं। रासायनिक दाब इसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। यानी प्रसरणिक दाब के कारण ही पौधे के जड़ में मृदा से जल का प्रवेश होता है। इसके बाद आप यहाँ पर इस फिगर को देख सकते हैं, ये जल का प्रवेश हो रहा है और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे। तो तना में अब बात आती है तना में। तो तना में जल को ऊपर जाने का कारक जो है वो क्या है? केशिकत्व। तना में क्या है? तना में जल को ऊपर जाने का कारक क्या है? केशिकत्व। लेकिन जड़ में, किसमें? जड़ में मृदा से पानी का प्रवेश करना प्रसरणिक दाब है।
अब इस बात को आप डिटेल में यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि पौधों के जड़ों में मृदा से जल का प्रवेश मुख्य कारक प्रसारण यानी ऑस्मोसिस है, जो जल का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति है, जो जड़ कोशिकाओं की झिल्ली के पार होता है। यानी द्रव्य को अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर, क्या अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर गति करना प्रासरण कहलाता है। और प्रासरण क्रिया के कारण ही क्या होता है, पौधों की जड़ में मृदा से पानी प्रवेश करता है। कहता है कि मिट्टी में जल की क्षमता जड़ कोशिका में जल की क्षमता से अधिक होती है। यानी मिट्टी में क्या होता है, जो जड़ कोशिका होता है उससे ज़्यादा जल होता है, जिससे जल प्रासरण द्वारा जड़ कोशिका में प्रवेश कर जाता है। और चूँकि मिट्टी में जल की सांद्रता ज़्यादा होती है और जो पौधों की जो जड़ होती है उसकी कोशिका में पानी का सांद्रण कम होता है, और जिसके कारण वो जल क्या होता है, पानी में जल क्या होता है, जड़ में प्रवेश करता है। जल जड़ रोम होते हुए जड़ के उत्तक में प्रवेश करती है। यानी वो पहले कहाँ जाता है, जड़ के रोम में। कहाँ जाता है, जड़ के रोम में जाता है, और रोम के बाद वो जड़ के उत्तक में प्रवेश करता है, और फिर जाइलम नामक उत्तक के माध्यम से पौधों के अन्य भाग में क्या करता है, भागों में पहुंचता है। यानी कहने का मतलब है कि पौधा में दो उत्तक होता है, एक जाइलम एक होता है फ्लोएम। देखिए, यूँ समझिए कि खाना बनाने के लिए जो कच्चा सामग्री होता है वो जाइलम ढोता है, जैसे कि जल, खनिज, लवण, ये सब कौन ढोता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है, पत्ती में जब भोजन बन जाता है तो उस पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। और भोजन बनने के लिए कच्चा सामग्री जो आवश्यक होता है वो कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जड़ के रोम से जड़ के उत्तक में प्रवेश करता है, और फिर उत्तक से जड़ के उत्तक से क्या होता है, वो जाइलम जो होता है वो पौधे के विभिन्न अंगों में उसे पहुंचा देता है। यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक या आप कह सकते हैं यानी वाष्पोत्सर्जन के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल के निकलने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में यानी पेड़ पौधे जब भोजन बना लेते हैं तो उसके पत्ती में कुछ एक्स्ट्रा जल बच जाता है, तो पत्ती क्या करता है, उस जल को वायुमंडल में छोड़ देता है। और वो किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में मिलता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में जल का अभाव होता है, यानी जल से पत्ती से जल वातावरण में किसके द्वारा जाता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, जिससे जड़ अधिक जल अवशोषित करता है, और जड़ जो है वो जल को ज़्यादा अवशोषित करता है। कहता है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता, मिट्टी की संरचना और मिट्टी में मौजूद हवा और पोषक तत्व की मात्रा भी जल अवशोषण को प्रभावित करता है। यानी मिट्टी कैसा है, मिट्टी की संरचना कैसी है, मिट्टी में जल कितना है, ये सारी बात भी जड़ को मिट्टी से जल अवशोषित करने को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाली यौगिक कौन है। यानी इनमें से कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने के बाद पानी को क्या करता है, कठोर बना देता है। क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं।
ये है मैग्नीशियम सल्फेट। इसके अलावा ये है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा यौगिक है जिसको जल में डालेंगे तो जल कठोर हो जाएगा, तो उसमें इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? इसे हम लोग कहेंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसे क्या कहेंगे? इसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कहेंगे। ये भी याद रखेंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसे कहते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ओहो एक मिनट रुकिए। तो इसमें मैग्नीशियम एक मिनट, ये मैग्नीशियम नहीं, ये कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। हम गलत लिख दिए थे, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। तो इसमें अगर जल की कठोरता की बात करें तो जल की कठोरता कौन बनाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाले यौगिक मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी MgHCO3, और ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हॉल्टवाइस। ये सब जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हैं। ये बात भी याद रखने वाली बात है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो जल में घुल करके जल को क्या करते हैं? कठोर बना देते हैं। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट को CaSO4, यह पानी में घुलने पर कैल्शियम आयन प्रदान करता है, जिससे पानी क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यह भी पानी में घुलने पर कैल्शियम आयन प्रदान करता है, जिसके कारण जिससे पानी कठोर हो जाता है। अगला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यह पानी में घुलने पर मैग्नीशियम आयन प्रदान करता है, जिससे क्या होता है? पानी कठोर हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी कठोर हो जाता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि जल परागित पुष्पों में परागन होता है, हल्के और चिकने परागकण होते हैं, हल्के और चिकने, चिपचिपे, सूखे, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल परागित पुष्प में जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। कैसे होते हैं? सूखे होते हैं। अब आप इस बात की जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण, यहाँ पर क्या हो जाएगा? परागकण सूखे होते हैं। परागकण सूखे होते हैं। जल द्वारा परागित पौधे में परागकण की संख्या अधिक होते हैं, और जल द्वारा परागित पौधे में परागकण की संख्या क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। परागकण आकार में बड़े तथा भार में कम होता है। परागकण बाह्य आवरण जलरोधी होता है, यानी परागकण का जो बाहरी आवरण होता है उससे जल आर पार नहीं कर सकता है, जिसके कारण परागकण जो होते हैं वो सूखे पड़ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे देख सकते हैं और बता सकते हैं। चलिए, कहता है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करती है? थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्लैंड्स।
अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि जो है ये बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है अग्नाशय ग्रंथि जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी यानी हार्मोन स्रावित करता है और बाह्य स्रावी यानी पाचक एंजाइम स्रावित करता है। यानी ये एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन भी स्रावित करता है, दोनों तरह काम करता है। कौन? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। अब हम लोग अगर पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य, तो अग्नाशय रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन और ग्लाइकोजन जैसे हार्मोन स्रावित करता है। यानी अगर हार्मोन की बात करें तो पेनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वो रक्त में इंसुलिन और ग्लाइकोजन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं। और अगर बाह्य स्रावी के रूप में कार्य की बात करें तो यह पाचन एंजाइम जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन भी उत्सर्जित करते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी यहाँ से एंजाइम के रूप में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन उत्सर्जित होता है और शुगर लेवल को, ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन और ग्लाइकोजन का स्राव करता है हार्मोन के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सीमा सबसे लंबी है, यानी सबसे ज़्यादा लंबी है? पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा की जो लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर। और अगर पाकिस्तान के साथ सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर की सीमा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और म्यांमार के बीच में अगर सीमा की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के ये जो डायग्राम है, ये जो हमने बॉर्डर बनाया है ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। इसके अलावा हम अगला कलर लेते हैं, ये कलर लेते हैं और यहाँ पर जो आप देखिएगा बांग्लादेश है। यहाँ पर ये जो हम बनाए हैं ये बांग्लादेश का बॉर्डर है जो भारत के साथ साझा होता है। इधर ये भूटान है और ये नेपाल का बॉर्डर है और इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये म्यांमार है। ये क्या है? म्यांमार है। बाद बाकी यहाँ से ये देखिए ये वाला भाग यहाँ सही से ये इधर और इधर यहाँ से लेकर के इसे ये भाग जो है ये चीन के साथ बॉर्डर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत की अन्य सीमाओं में पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर और सबसे छोटा सा भूटान 699 किलोमीटर और सबसे छोटा सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करती है भारत के साथ। अब हम लोग एक छोटा सा चीज़ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और वो है कि भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करती है, यानी स्थलीय सीमा साझा करती है भारत किन किन देशों के साथ। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, याद रखेंगे, बचपन में MBA किया
क्या है ट्रिक, बचपन में MBA किया। B से हो जाता है बांग्लादेश, च से हो जाता है चीन, प से हो जाता है पाकिस्तान, न से हो जाता है नेपाल, M से हो जाता है म्यांमार, B से हो जाता है भूटान और A से हो जाता है अफ़गानिस्तान। यानी यूँ कहे तो भारत 7 देशों के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए इसे बताइए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। इसमें है भोपाल, आइजोल, रांची। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये रेखा कर्क रेखा है। कौन सा रेखा है? ये कर्क रेखा है। भारत को बीचों बीच 2 बराबर भागों में काटते हैं ये रेखा। अब देखिए ये रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। तो ये गुजरात है, इधर ये छोटा सा भाग राजस्थान है, राजस्थान का कुछ भाग है, मध्य प्रदेश है, इधर ये छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और क्या है, पश्चिम बंगाल है। यानी भारत के 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से होकर ये गुजरता है ना। 8 राज्य से होकर कौन क्या करता है, ये गुजरता है। अब यदि हम बात करते हैं भोपाल के बारे में, तो चलिए हम लोग मैप से इसकी जानकारी लेते हैं। उत्तर में पूछा है, क्या पूछा है? उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इधर हमने एक मैप लिया है जिसमें राजधानी भी अंकित है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन भोपाल था, तो भोपाल यहाँ है और ये सीधे गया है, ये यहाँ पर साइड है ना, और ये ऊपर से गया है, तो ये तो ऑन द बॉर्डर आ सकता है। इसके बाद दूसरा क्या था? आइजोल। मिजोरम की राजधानी होता है आइजोल। तो मिजोरम, खोजिए कहाँ है मिजोरम। मिजोरम यहाँ है मिजोरम, तो ये भी बॉर्डर पर आ जाएगा। इसके अलावा मिजोरम था, रांची और अंतिम में क्या बचता है? रांची। तो रांची आप देख सकते हैं, रांची तो यहाँ पर है रांची और ये बीचों बीच ऐसे गया है कर्क रेखा इसे, तो ये नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं है, यानी सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के क्या करती है? गुजरती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ी जल ग्रह क्षेत्र किसका है? काली नदी, पोनानी, पेरियार। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जल ग्रह जो है ये गंगा नदी का है। किस नदी का है? गंगा नदी का है। जल ग्रह क्षेत्र किसका है? गंगा नदी का है। यानी ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन जो देश के 26% भूभाग को कवर करता है वो किसका है? गंगा नदी का है। गंगा बेसिन का क्षेत्रफल 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। गंगा बेसिन भारत के लगभग 43% आबादी को सहारा देता है। यानी भारत के लगभग 43% आबादी जो है वो गंगा से क्या करते हैं?
पानी यानी जल प्राप्त करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है थर्नबेट योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? C2, C1, A उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C2 प्रकार के। किस प्रकार के? C2 प्रकार के। आप यहाँ देख सकते हैं कि थर्नबेट के योजना के अनुसार पूर्वी बिहार में C2 यानी C प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि नम उप आर्द्र जलवायु है। कैसा है वो? नम उप आर्द्र जलवायु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। जल्दी बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि मोटा अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य का अनाज कहा जाता है। क्यों? सूखा सहिष्णु फसल के कारण, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता के कारण, पोषक की वृद्धि और चावल और गेहूं के बराबर, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूखी सहिष्णु फसल है। यानी ये बहुत कम, इनके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटे अनाज को चमत्कारी अनाज और भविष्य की फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कम पानी और बंजर भूमि पर भी उग सकते हैं। साथ ही इनमें पोषक की मात्रा अधिक होती है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोटो, कुटकी, राव इत्यादि फसलें शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में आसानी से उग सकती है, जबकि अन्य फसल को अधिक पानी और उपज भूमि की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये गणित का प्रश्न है और ये आप लोगों का होमवर्क है। इससे पहले बनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। हमने HW दिया है होमवर्क। इसे आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं या आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। और ये टाइम एंड वर्क का ये सवाल है और ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसे बना करके और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।